A very good evening to all of you. This is Monica Dua, your geography faculty. Welcome to Safal 2.0 batch. मुश्किल वर्क माय डम सॉक। तो कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंडरी एक्टिविटीज वाले लेक्चर को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज को। ठीक है, और इसमें बेसिकली हम जानेंगे कि टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, क्वाटरनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसके भी अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि टर्शियरी एक्टिविटीज होती क्या है। क्लियर? फिर हम जानेंगे थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, फिर हम जानेंगे बीपीओज एंड केपीओज क्या होते हैं, और एट द एंड हम जो है बोर्ड और सीयूईटी के एस्पेक्ट से कुछ एमसीक्यूज कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज होती क्या है। तो बेसिकली अगर हम जाने तो टर्शियरी एक्टिविटीज 4 तरीके की होती है। कौन कौन से 4 तरीके की होती है? एक तो होता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार के साधन, और फिर होता है आपका सर्विसेज मतलब सेवाएं। ठीक है, देखो ट्रेड का मतलब तो वही होता है कि कुछ खरीदना और कुछ बेचना, वो ट्रेड में आ जाता है। ट्रांसपोर्ट मतलब जब चीजों को आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हो, तो जिन संसाधनों का आप यूज करते हो चीजों को पहुंचाने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट बोलोगे। कम्युनिकेशन जब आप दूसरों से बात करने के लिए, दूसरों के साथ कांटेक्ट करने के लिए जो चीजें यूज करते हो, उसको आप कम्युनिकेशन बोलोगे। और फिर होती है सर्विस। जैसे आप जो है आपने शॉप खोल ली है, तो आप शॉपकीपर हो। ठीक है, तो आप एक सर्विस दे रहे हो अपनी कम्युनिटी को कि आपने बेसिक आइटम्स जो है वो अपनी शॉप पर रखी हुई है, तो वो क्या है, वो सर्विसेज में आएगा। ठीक है, दीज इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। अब बात यह आती है कि मैम इसमें होता क्या है। तो बेसिकली हम किसी से जब कोई सर्विस लेते हैं तो बदले में हम उसको क्या देते हैं, पेमेंट देते हैं, पैसा देते हैं। तो टर्शियरी एक्टिविटीज में बेसिकली क्या दी जाती है, पेमेंट्स दी जाती है। अब वो पेमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सैलरीज की फॉर्म में हो सकती है। जैसे मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा मॉल्स में बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स काम कर रहे हैं, तो वो सेवा दे रहे हैं अपनी। ठीक है, बदले में उनको क्या मिल रही है, पेमेंट मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो सेवा के बदले में पेमेंट का एक्सचेंज होता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं अलग अलग से, बाकी जो अभी हमने ये 4 पढ़ी है उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की। ट्रेड एंड कॉमर्स इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। तो देखो ट्रेड का मतलब यही होता है चीजों को खरीदना और बेचना। चाहे चीजें बन कहीं भी रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। हम दुकान वाले से खरीदने जा रहे हैं, दुकान वाला कहाँ से लेके आ रहा है भैया, हमें क्या मतलब है। ठीक है, ऑल्दो खैर हम ये चीज तो देखते ही है कि क्या वो सही सामान तो बेच रहा है, गलत तो नहीं बेच रहा। ठीक है, बट द थिंग इज दिस कि प्रोडक्शन से हमें मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है खरीदने और बेचने से। द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स वेयर ट्रेडिंग टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रेडिंग सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पर चीजों को इकट्ठा किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे ट्रेडिंग सेंटर बोला जाता है। समझ आ रही बात? मान लीजिए अब देखो कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में जब ट्रेड होता है, तो अब ट्रेड पर्टिकुलर जो है इंडस्ट्रीज में नहीं, जैसे कोई चीज है इंडस्ट्री से डायरेक्ट जो है मतलब जो मान लो जो भी बेचने वाला है उसके पास नहीं पहुंचाई जा सकती ना। तो होता क्या ना, बीच में कॉमन पॉइंट बना दिए जाते हैं कि इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पे जाके अपना सामान पहुंचा देती है। ठीक है, और जो शॉपकीपर या जो भी उसको लेने वाला है, ठीक है, जो भी है उसको बेचने वाला पर्सन, वो उसको वहां से जाके कलेक्ट कर लेता है। तो वो जो एरिया होता है पर्टिकुलरली, उस एरिया को क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग सेंटर बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग तरीके के सेंटर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें रूरल मार्केटिंग सेंटर की, दे आर क्वासी अर्बन एंड केटर टू लोकल नीड्स एंड एरियाज। देखो क्वासी अर्बन का देखो क्वासी का मतलब होता है हाफ। ये जो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं ना, इसमें एक तो आपको प्रॉपर अर्बन सर्विसेज तो नहीं मिलने वाली है, हाँ हाफ लेवल पे आपको ये अर्बन जरूरतों को पूरा करते हुए मिलेंगे, और अपने आसपास की जो लोगों की जरूरतें हैं
उनको पूरा करते हुए ये मिलते हैं। मतलब यहाँ पर आपको वो चीजें ज्यादा मिलेंगी जो आसपास के लोगों को जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो उन जरूरतों के सामान को ये यहाँ पर अपने पास रखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज, मंडीज का मतलब होता है होलसेल मार्केट्स एंड रिटेल मार्केट्स। अभी देखो ना, एक होती है होलसेल मार्केट, एक होती है रिटेल मार्केट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली का सदर बाजार। सदर बाजार जो है वो क्या है, होलसेल मार्केट है। जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स हैं, शोरूम्स वाले हैं, वो सामान कहाँ से लेकर आते हैं, सदर से लाते हैं, तो दैट इज अ होलसेल मार्केट। उसके बाद मी एज अ कंज्यूमर, मेरे को कोई सामान खरीदना है, भी कई लोग डायरेक्ट जाते हैं सदर, बट जब वो जाते हैं सदर में सामान लेने के लिए कम क्वांटिटी में, तो उनको रिटेल का ही रेट लगता है। होलसेल का रेट आपको तब लगता है जब आपने बल्क में सामान खरीदा है। ठीक है, मान लो मैं एज अ कंज्यूमर, मान लो मेरे को कुछ भी लेना है, लेट्स टेक, मेरे को लाइट, अभी दिवाली जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, मुझे लाइटिंग्स लेनी है अपने घर के लिए। अब लाइटिंग्स एक मतलब एक आध लेयर लेने के लिए, लाइटिंग्स की 2-3 लेयर्स लेने के लिए मैं अभी मतलब लास्ट मार्केट तो नहीं जाऊंगी ना, जो वहां की लाइट मार्केट है जिसे लाजपत राय मार्केट बोलते हैं, वहां तो नहीं जाऊंगी मैं क्या करूंगी, अपने लोकल एरिया में जो मार्केटिंग जो लाइट्स की दुकानें होंगी वहां से जाके खरीदूंगी। तो वो कहलाएगी रिटेल मार्केट, जिससे जाके मैं खरीद रही हूँ। और वो रिटेलर्स जो है वो जहां से जाकर खरीद रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी होलसेल मार्केट। ठीक है, वैसे दिल्ली में अगर हम बात करें, दिल्ली क्या एशिया इंडिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट आपको पता ही है, सदर आती है एशिया की मार्केट्स में, होलसेल मार्केट्स में काउंट होती है। ठीक है, इन रूरल एरियाज देयर आर पीरियोडिक मार्केट्स दैट मे बी वीकली और बाय वीकली एंड पीपल फ्रॉम नियर बाय एरियाज मीट देयर डिमांड। अच्छा, रूरल एरियाज में क्या होता है, पीरियोडिक मार्केट्स लगते हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है अंतराल, अंतराल मार्केट लगती है। अभी अंतराल कैसे हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे एक वीक के बाद, जैसे आपने देखा होगा सैटरडे मार्केट लग रही है, मंडे मार्केट लग रही है, 15 दिन के बाद कोई मार्केट लग रही है, वो आपकी पीरियोडिक मार्केट्स कहलाती है, जो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के गैप पर हो सकती है। और जो लोग होते हैं, जैसे अभी जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज, नहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो नहीं, खैर रूरल एरियाज में भी आपने देखा होगा कि जैसे ये मंडे मार्केट लगी है, चलो वहां से जाते हैं, कुछ घर का बेसिक सामान भी खरीदेंगे, सब्जियां भी ले आएंगे, ये भी ले आएंगे। ठीक है, तो मेनली जो आसपास के जो लोग होते हैं वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पर उन मार्केट्स में जाते हैं। और ये जो मार्केट्स होती हैं स्पेसिफिक डेट्स पर लगती है। मैंने आपको बताया ना कि ऐसा नहीं किसी भी दिन लग जाएंगे, फिक्स होते हैं दिन कि इस एरिया में फ्राइडे को लगेगी, इस एरिया में सैटरडे को लगेगी, इस एरिया में मंडे को लगेगी। तो इस तरीके से चीजें क्या चलती है, फिक्स चलती है। ठीक है, एंड शॉपकीपर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, वही शॉपकीपर होगा, मंडे को इस एरिया में लगा रहा है, ट्यूसडे को उस एरिया में लगा रहा है, वेंसडे को उस एरिया में लगा रहा है। तो इस तरीके से शॉपकीपर जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स की। दीज मार्केट्स सेल ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशलाइज्ड गुड। अब क्योंकि अर्बन है, शहरों में लोगों की, देखो मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, गांव के लोग साधारण, ज्यादा डिमांड्स नहीं होती, चॉइसेस उनकी बहुत साधारण होते हैं। वो नेगेटिव नहीं बोल रही, पॉजिटिव बोल रही हूँ, बहुत सीधे साधे होते हैं। शहर में क्या होता है कि देखो लोगों का इनकम ज्यादा है, तो वही ये चॉइसेस भी उस हिसाब से हैं। तो यहाँ पर इनकी जो मार्केट होती है इसमें सामान्य के साथ साथ स्पेसिफिक गुड्स भी आपको मिल जाती हैं। अच्छा, इसमें हर चीज की मार्केट अलग होगी, लेबर की मार्केट अलग होगी। जैसे आपने देखा होगा लेबर चौक्स होते हैं, किसी ने मान लो अपने घर में कारपेंटर्स का काम कराना है, छोटा मोटा काम कराना है, अब उसके लिए बड़ा छोटा मोटा काम कराना है। ठीक है, उसको पता है 1-2 घंटे का काम है, अब पूरे दिन की दिहाड़ी तो लगाएंगे नहीं। क्या करते हैं, उनको पता होता है भैया मेरे एरिया में ये लेबर चौक है, मैं वहां सुबह जाऊंगा, वहां लेबर्स होती है, वहां से उनको ले आऊंगा और काम करा लूंगा। तो ऐसे लेबर्स मार्केट हो गया। हाउसिंग्स के लिए, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए अलग मार्केट होती है। एजुकेशनल के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर, हर चीज क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, किसी को कोर्ट से रिलेटेड काम कराना है तो वो कोर्ट वाले एरिया में जाएगा। ठीक है, किसी को जो है बैंकिंग से रिलेटेड कुछ कराना है तो वो बैंकिंग बैंक्स में जाएगा। तो मतलब हर चीज जो होती है वो अलग अलग आपको देखने को मिलती है। सर्विसेज के अकॉर्डिंगली, प्रोफेशंस के अकॉर्डिंगली अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं रिटेल ट्रेडिंग। वैसे तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी दोबारा पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग गुड्स आर डायरेक्टली सोल्ड टू कंज्यूमर। रिटेल में क्या होता है, डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच दिया जाता है। तभी तो आप नोटिस करना, जब आप होलसेल मार्केट में जाते हो तो वो जो मार्केट्स वाले होते हैं ना, वो उनको पहचान होती है कि भैया ये रिटेल में लेने के लिए आया है, ये अपनी शॉप के लिए लेने आया है।
क्वांटिटी से पता चल जाता है ना, उनको पहचान होती है। तो इसमें जो चीजें होती है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेची जाती है। दिस ट्रेडिंग इज डन थ्रू फिक्स एस्टैब्लिशमेंट्स और स्टोर, स्मॉल शॉप, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेन स्टोर्स। बिल्कुल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा रिलायंस फ्रेश खुल गया, राजमंदिर मार्केट खुल गई है, ये ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहां पे कंज्यूमर जाता है, अपनी चीजें लेता है और लेकर आ जाता है। ऐसे ऐसे स्टोर्स होते हैं जहां पे हर तरीके का सामान मिल जाएगा आपको। आजकल तो वैसे भी अगर आप देखोगे ना, जो अर्बन एरियाज है, सामी अर्बन एरियाज है, वहां पर तो आपको ये स्टोर्स मिल ही जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा होगा क्रोमा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना, आप क्रोमा पे जाओ, आपको वहां पे हर तरीके की चीज मिल जाएगी, लैपटॉप्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी आपको चाहिए वो सब आपको वहां मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये फिक्स्ड होते हैं, ये फिक्स स्टोर्स होते हैं। छोटी शॉप्स भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हो सकते हैं, चेन स्टोर्स भी हो सकते हैं। चेन स्टोर्स कैसे, उसी मतलब उसी फ्रेंचाइजी का नाम चलता रहता है। जैसे मैंने राजमंदिर सुपर हाइपर मार्केट का बताया, तो आप देखो राजमंदिर की जो मार्केट्स है, सुपर हाइपर मार्केट्स के जो स्टोर्स हैं, वो आपको जगह 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 मिलेंगे, तो उनकी वो एक चेन सी बंधी हुई है। ठीक है, अच्छा। Retail trading. The chain stores buy communities in bulk and then hire skilled specialists for executive tasks, street paddling, handcrafts, truck, door-to-door, mail order, telephone and internet are example of non-store retail trading. अब देखो होता क्या है, ये जो वो होते हैं, मतलब चेन स्टोर्स होती हैं, अब ये पता क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, देखो अब ये लोग भी जो होते हैं ना, सामान बल्क में उठा ले आते हैं। और एक चीज आप ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप एक सिंगल, ये नॉर्मल भी है, अगर आप सिंगल सामान लेने जाओगे आपको महंगा मिलेगा, लेकिन यही वही अगर आप उस चीज की बल्क में लेने जा रहे हो, बल्क का मतलब है अच्छी खासी क्वांटिटी में लेने जा रहे हो, तो आपको वो सस्ता पड़ता है। तो चेन स्टोर क्या करते हैं, चीजों को पहले ही बल्क में खरीद लेते हैं, उसके बाद अपने इस चीजों को बेचने के लिए वो स्पेशलिस्ट हायर कर लेते हैं, सेल्स मैनेजर हायर कर लेते हैं, सेल पर्सन हायर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो काम करते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट पैडलिंग होती है, गलियों में भी, रूरल एरियाज में जाओ या अभी आप टाउन्स में भी जाओ, छोटे छोटे टाउन्स में, तो वहां पर गलियों में सामान बेचने आ रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट चीजें हो गई हैं। ठीक है, इसके अलावा डोर टू डोर्स भी चीजें आजकल लोग बेचने के लिए आते हैं, या मेल ऑर्डर हो गया, टेलीफोन, इंटरनेट, ये जो है सब नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है। मतलब ये आपको किसी स्टोर पे जाकर नहीं मिलेगा, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपको घर पे ही इसकी मिल जाती है। ठीक है, जैसे अभी इंटरनेट है, वाईफाई लगवाना है, वो ये तो नहीं है ना आपको मतलब पर्टिकुलर उसमें जाना होगा, आपको बस अपने एरिया के जो वाईफाई वाला होता है उसे कांटेक्ट करना होता है। तो ये क्या होती है, ये आपका नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे होलसेल ट्रेडिंग की। हेयर बल्क बाइंग टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बाय न्यूमरस इंटरमीडिएट मर्चेंट्स। मर्चेंट्स होलसेलर एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेलर्स। बिल्कुल, अब नाम से ही पता है होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग में क्या होता है, बल्क में चीजें खरीदता है, इन जो भी होता है खरीदते किससे, मैन्युफैक्चरर से। अभी जैसे हम सदर की बात कर रहे थे, तो आपने देखा होगा सदर में क्या होता है, सदर में जो लोग सामान बना रहे हैं, जो बनाने वाले हैं वो डायरेक्टली सदर में आके पहुंचाते हैं अपना सामान, वहां से सामान जो है अलग अलग व्यापारियों को जाता है, होलसेलर्स को चला जाता है, या व्यापारियों को जाएगा, या वो भी आगे पर्टिकुलर जो होलसेलर है, अपने एरिया के शायद कोई पर्सन होगा होलसेलर, वो होलसेलर जो है वो सदर से खरीद के ले जाता है और फिर अपने वहां के जो लोकल उसके मतलब मर्चेंट्स होंगे, व्यापारी होंगे, उनको जाके बेच देगा। तो इस तरीके से वही बात है, जितने आप ये मानकर चलो जितने मीडिएटर इंक्लूड होते जाएंगे ना, आप ये मानकर चलना उतना ही जो है प्रॉफिट कम होता जाए, प्रॉफिट कम होता जाएगा, आप ये मानकर चलो पैसे बढ़ते जाएंगे चीजों के, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये मानकर चलो आप। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट इज अ टर्शरी एक्टिविटी, बताइए सर्विस है in which people, materials or manufactured goods are physically carried from one place to another। सीधी सी बात है, इसमें सामान भी जाता है, इंसान खुद भी जाता है, बनी हुई चीजें भी जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। while selecting the mode of transport, distance, time and cost are seen। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट का जैसा कि आपको पता ही है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने ये बात पढ़ी थी कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट का बहुत फर्क पड़ता है। कोई चीज मान लो मैंने बनाई है 2 रुपए में, 2 रुपीज में, लेकिन उस चीज को मार्केट तक पहुंचाने में लग रहे हैं 10 रुपए,
तो आप सोचो वहां पे मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर मेरी चीज की वैल्यू देखूं, कॉस्टिंग प्राइस देखूं, तो 12 रुपए हो गया। जबकि यही अगर मान लो वो चीज 2 रुपए की है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसके ऊपर मान लो 3 रुपए लग रही है, तो 5 रुपए की है। अगर उस 5 रुपए ओवरऑल कॉस्ट होगी, तो अगर उस 5 रुपए की चीज को मैं 7 रुपए में, 8 रुपए में, 9 रुपए में बेचूंगा, मुझे फायदा हो सकता है। बट वही चीज जिसका ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस 12 रुपए हो गया, ठीक है, 2 रुपए मेरे बनवाई में और 10 रुपए ट्रेड वो ट्रांसपोर्ट के, 12 रुपए हो गया। तो अब सोचो 12 रुपए तो मेरी कॉस्टिंग ही पड़ रही है, मैं उसको बेचूंगा क्या, 15 में बेचूंगा, 16 रुपए में बेचूंगा, तो क्या मेरे से आके कस्टमर लेगा, क्या पता मेरे से सस्ते में उसको कहीं और से मिल रहा हो। तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पर उसका डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम लगेगा, कॉस्ट, इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। क्लियर। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट के फैक्टर्स। तो सबसे पहले आता है डिमांड। देखो ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है साइज, पॉपुलेशन का साइज कैसा है, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड, पेइंग कैपेसिटी कैसा है। देखो मैं अगर आपको बोलूं ना, अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें पैसों से जुड़ी हुई है। पेइंग कैपेसिटी अगर किसी एरिया के लोगों की अच्छी खासी है, देखो पेइंग कैपेसिटी का मतलब होता है खर्च करने की क्षमता। अब खर्च करने की क्षमता तभी तो लोगों की अच्छी होगी ना, जब वो अच्छा कमा रहे होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, वेल सेटल्ड होंगे, ठीक है। तो जितनी पेइंग कैपेसिटी अच्छी होगी, उतना लोगों का स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होगा। तो सारी चीजें डिपेंड इसी के ऊपर ही करती है कि वहां पॉपुलेशन का साइज कितना है, वहां लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कितना है। जितना पॉपुलेशन का साइज बड़ा होगा, जितना स्टैंडर्ड बड़ा होगा, उतना ही ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड भी अच्छी खासी होगी। समझ आ रही है बात। अब हम बात करते हैं रूट। अब रूट क्या होता है, रूट का मतलब होता है बेसिकली लोकेशन, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर, availability of raw material, nature of landscape, type of climate, availability of funds, etc. बिल्कुल। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो चीज आपको पहुंचानी है वो कहाँ पहुंचानी है, गांव में पहुंचानी है, शहरों में पहुंचानी है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पहुंचानी है, इंडस्ट्रियल एरियाज में पहुंचानी है, या रॉ मटेरियल जहां अवेलेबल है वहां पर जाना है, या जिस जगह से ट्रांसपोर्ट ने जाना है उस जगह का स्ट्रक्चर कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं है, फंड्स उसको कितना मिलेगा, मतलब जिसके थ्रू वो लेके जा रहा है उसको पैसा कितना देने वाला है, वो सारी चीजों पे भी आपका ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है, रूट डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेटवर्क क्या होता है। अ नेटवर्क इज अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। ध्यान रखना, नेटवर्क किससे मिलकर बनता है, नोड्स और लिंक्स से मिलकर बनता है। अब नोड क्या होता है, नोड होता है 2 या 2 से ज्यादा रूट्स जिस जगह पर मिलते हैं उस एरिया को क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। मतलब जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रूट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं उस एरिया को आप नोड बोलोगे, और जहां पे 2 नोड्स ज्वाइन कर रहे होंगे उसको आप लिंक बोलोगे। क्योंकि अगर 2 नोड्स ज्वाइन कर रहे हैं तो वो नोड्स कई रास्तों का आपस में लिंक क्रिएट कर रहे होंगे। समझ आ रही है बात। तो नेटवर्क डिपेंड करता है आपके नोड्स और आपके लिंक्स के ऊपर। तो नोड्स होता है 2 रास्तों का मिलना, उस पॉइंट को आप नोड बोलोगे, और उस जिस जगह पर 2 या 2 से ज्यादा के नोड्स मिल रहे हैं उसको आप क्या बोलोगे, लिंक बोलोगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि मैम क्वेश्चन आएगा कैसे, क्वेश्चन आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। तो अगर क्वेश्चन 3 नंबर का आराम से आ सकता है, देखो 5 नंबर में नहीं बनेगा बट 3 में बन सकता है। तो अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट आता है तो पहले तो आप बताओगे ट्रांसपोर्ट होता क्या है, फैक्टर्स में आप बताओगे डिमांड होता है, रूट होता है, रूट में ही आप नेटवर्क भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको 3 नंबर में लिखकर आ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज अ सर्विस इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडिया। सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। वो आप शब्दों के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू या आइडियाज के थ्रू पहुंचाते हो, ठीक है। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट डेवलप होगा वैसे वैसे आपका कम्युनिकेशन भी डेवलप होगा। क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो लोग अपने मैसेजेस हाथों एनिमल से पहुंचाते थे, बोट से पहुंचाते थे, लेकिन आजकल रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे का, एयर का यूज होने लगा है, ठीक है। और आज भी अगर हम और ज्यादा देखें तो नई टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से आज तो बहुत ही कम समय में, विद इन
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। लाइक आपका फोन है, आपका टेलीफोन है, सैटेलाइट्स है, इंटरनेट है, इसके द्वारा। क्योंकि पहले मोबाइल फोन, इंटरनेट, सैटेलाइट्स नहीं थे, तो लोगों को अपने लोग लेटर्स भेजा करते थे। वो लेटर्स अगर बहुत दूर तक जाने हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट से जाता था, या फिर आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट से जाता था, रोड ट्रांसपोर्ट से जाता था। लेकिन आजकल मोबाइल, टेलीफोन, इनसे आप अपनी बातों को इजीली दूसरों तक कन्वे कर सकते हो। क्लियर? अब टेलीकम्युनिकेशन, द development of modern technology has revolutionized communication. It has become direct and instantaneous. Example, telegraph, Morse code and telex in last century, and now satellites, mobile telephone etc. are used. बिल्कुल, जब से हमारा टेलीकम्युनिकेशन डेवलप हुआ है, जब से हमारा जो है टेलीकम्युनिकेशन डेवलप, तो हमने देखा कि किस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से आज सैटेलाइट्स, मोबाइल फोन्स और ये सभी जो है इनके डेवलपमेंट की वजह से आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है अपने कम्युनिकेशन को, मतलब किसी भी इंसान से बहुत ही इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जबकि पहले यही अगर कम्युनिकेशन हम बात की जाए, तो ये जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ज्यादा क्या था, मतलब इट वॉज पॉसिबल बट उतना स्मूथ पॉसिबल नहीं था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन की। इसका मतलब होता है जहां पे आपके मैसेजेस जो होते हैं आप एक ही टाइम में वास्ट ऑडियंस, देखो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि मास का मतलब यही होता है बहुत सारी मात्रा में। तो जब एक टाइम पे मैसेजेस जो हैं वो बहुत सारी जनता को एक साथ भेजे जाते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप मास मीडिया बोलते हो। जैसे अगर हम बात करें इंटरनेट की, कोई भी चीज होती है फटाक से क्या हो जाती है, फटाक से वायरल हो जाती है ना? तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो मास मीडिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, एक्सेट्रा। द इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज द ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो कह रहा है इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है, इंटरनेट की वजह से ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है, तो जैसे जो है इंटरनेट जब से आया है, तो इंटरनेट के आने की वजह से क्या है, ग्लोबल कम्युनिकेशन में एकदम क्या आ गई है, रेवोल्यूशन आ गई है, क्रांति आ गई है। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से इंटरनेट की वजह से इंटरनेट यूजर्स कितना स्पीडली बढ़ रहे हैं। बात करूं अगर मैं इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की, तो पिछले कुछ सालों में इन यूजर्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और एक ही टाइम के अंदर जो है इंस्टेंट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मिल जाती है। क्लियर? तो ये होता है मास कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं सर्विसेज की, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करी है, अब हम तीसरी बात करेंगे सर्विसेज की। तो कह रहे हैं बहुत लेवल पर सर्विसेज होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। कई सर्विसेज इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड की जाती है, कई लोगों को प्रोवाइड की जाती है, कई इंडस्ट्रीज और लोगों दोनों को प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर हम एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट, देखो अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट को लोग भी यूज करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को भी सर्विसेज देता है, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट जो है वो इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो इंडस्ट्रीज को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर्विस को भी हम लोग जो है तीन सब कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहली होती है लॉ ऑर्डर सर्विस। लॉ ऑर्डर सर्विस आपकी वो सर्विसेज होती हैं जो कोई भी कर सकता है, मतलब इट्स कॉमन। ठीक है, ये कॉमन होती है, जगह जगह फैली होती है। जैसे लॉन्ड्रीज होगी, अभी लॉन्ड्रीज क्या होता है, लॉन्ड्रीज आपको पता ही है जहाँ पे आप अपने कपड़े वपड़े धुलवाते हो। ग्रोसरी शॉप्स हो गई एक्सेट्रा। फिर आती है डोमेस्टिक सर्विसेज। डोमेस्टिक सर्विसेज में जब हम अपने डोमेस्टिक पर्पज से लोगों को हायर करते हैं, लाइक मान लो जैसे हमारे घर में मेड्स आ रही हैं, या मैंने खाना बनाने वाला कुक रख लिया है, हाउस कीपिंग रखे हैं स्टाफ, ठीक है, गार्डनर्स हैं, तो ये जो होती है ये डोमेस्टिक सर्विसेज में आती हैं। अब बात ये आती है कि मैम डोमेस्टिक सर्विस में काम कौन करता है, तो ऑफ कोर्स कि जो गांव के जो लोग होते हैं वो काम काज की तलाश में शहरों में आते हैं। तब उस टाइम पर जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता है, तो देखो ऑफ कोर्स पेट ना बहुत जालिम चीज होती है, कुछ भी कराती है। तो उस टाइम पर फिर वो जो है काम की तलाश में जब शहरों में आते हैं, तो फिर वो मतलब हाँ आपकी डोमेस्टिक सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, सर्विसेज की कितनी सब कैटेगरीज होती हैं, तो 2 तो हमने पढ़ ही लिए। तीसरी होती है हमारी हाई ऑर्डर सर्विसेज। अब ये जो सर्विस होती है ये हर कोई नहीं कर सकता, दे सकता, ये स्पेशलाइज्ड होती है और ये कॉमन नहीं होती। अभी जैसे अकाउंट, अब कोई मुझे अकाउंट का काम कहते हैं जाके संभाल ले, नहीं संभाल सकते क्योंकि वो उसमें मेरा स्पेसिफिकेशन नहीं है। कंसल्टेंट हो गया, फिजिशियन हो गया, तो ये जो सर्विसेज होती है हाई लेवल की होती है
और इनमें आपको हाई लेवल की ही स्किल्स चाहिए होती हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है। कुछ सर्विस इनको कोई सुपरवाइज करता है, कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती है जिन्हें गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जैसे हाईवेज बनवाना, ब्रिजेस बनवाना, डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज हो गया। तो ये हाई लेवल के सर्विसेज है, इनको कौन देखता है? इनको हमारी गवर्नमेंट देखती है। क्लियर? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर्विसेज जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारे कॉर्पोरेशंस आते हैं। देखो मतलब सर्विसेज भी दो सेक्टर्स में डिवाइड है, एक है ऑर्गेनाइज और एक है अनऑर्गेनाइज। वैसे आपने ना क्लास 10th में पढ़ा होगा, जहां तक मुझे याद है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो होते हैं जो एक तरीके से आपके गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, जैसे आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके ऑर्गेनाइज सर्विस है। अनऑर्गेनाइज में क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बहुत ज्यादा होती है, अनस्टेबिलिटी होती है, डोमेस्टिक सर्विसेज के अंदर आती हैं, पैसे कम होते हैं क्योंकि अनऑर्गेनाइज है, इसके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, मुंबई में एक डब्बा वाला है जो खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। आप बड़ी बड़ी एमएनसीज में जा रहे हो, आप पीएसयूज में काम कर रहे हो, वो आपकी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि उसमें आपके पास मेडिकल लीव्स होती हैं, पेड लीव्स अवेलेबल होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पीपल एंगेज इन टर्शरी एक्टिविटीज, कि लोग जो होते हैं वो किस तरीके से टर्शरी एक्टिविटीज में लगे होते हैं। अर्लियर मोर नंबर ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो पहले ना ज्यादातर लोग जो थे वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा लगे हुए थे, लेकिन आज की अगर हम बात करें ना, ठीक है, अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी में क्यों लगे हुए थे? क्योंकि इन सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो है प्राइमरी लेवल से लोगों ने माइग्रेट किया, तो अब क्या देखा गया? लोग जो है टर्शरी और सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, वेस्टर्न यूरोप है, इसकी अगर मैं बात करूं ना, तो आपको ज्यादातर लोग जो है ना वो सर्विस सेक्टर में ज्यादा मिलेंगे। मतलब जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे अभी भी आपको लोग गांव में, इंडिया की अगर मैं बात करूं भाई, इंडिया अभी भी गांव में बसता है। इंडिया में अभी भी मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे अभी भी आपको ज्यादातर लोग जो हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी में काम करते मिलेंगे। लेकिन अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं, वहां पर आपको ज्यादातर जो लोग मिलेंगे वो कहां पर मिलेंगे? सर्विस सेक्टर में काम करते हुए ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के कुछ एग्जाम्पल, जैसे टूरिज्म। टूरिज्म भी सर्विस का ही पार्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। टूरिज्म का मतलब यही होता है कि जब आप किसी रिक्रिएशन का मतलब होता है इंजॉयमेंट पर्पस से, ना कि बिजनेस पर्पस से। जब आप इंजॉय करने के लिए, अपने मूड को थोड़ा चिल करने के लिए आप दूसरी जगहों पर ट्रेवल करते हो, उसको टूरिज्म बोला जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्रीज में बहुत जॉब्स है, सीधी सी बात है, इंसान जा रहा है, हो सकता है उसके साथ वहां कोई हेल्थ इशू हो जाए तो हेल्थ फैसिलिटीज होती है। ठीक है, इसके अलावा जो इंसान वहां जाके रहता है, होटल्स खुलते हैं, खाएगा भी सही। अब ये तो नहीं है ना 2 दिन इंसान का स्टे करने जा रहा है तो उसको खाने को कुछ नहीं चाहिए, खाने की फूड इंडस्ट्री डेवलप हो गई। अब वो वहां ट्रैवलिंग कर रहा है, आसपास की लोकेशंस देखने के लिए जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट भी डेवलप होता है, तो ऑटोमेटिकली इस इंडस्ट्री से जॉब जनरेट होती है। अच्छा, अब एक चीज ये भी है, कोई बाहर का तो लोग तो आएंगे नहीं सर्विस देने के लिए, तो होता क्या है, वहीं आसपास के जो लोग होते हैं सर्विसेज देते हैं। ठीक है, जैसे अकोमोडेशन, रहने की व्यवस्था, खाना हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्राफ्ट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, एंटरटेनमेंट पर्पज से लोग जाते हैं, क्राफ्ट। अब जैसे लोग जो हैं, अगर मैं बात करूं हिल स्टेशन की, मंसूरी का ही अगर हम एग्जाम्पल है, लोग वहां से वहां की लोकल जो बनी हुई चीजें होती है उसको लेकर आते हैं। जैसे वहां पे बैम्बूस की लकड़ी का बहुत अच्छा काम होता है, तो वो लेकर आते हैं, तो वहां के क्राफ्ट को, वहां की मतलब वहां पे कहीं ना कहीं जो है जॉब्स इंप्रूव होती है जहां भी टूरिज्म होगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें टूरिस्ट एरिया की, तो टूरिस्ट एरिया जो होते हैं वो सीजनल भी होते हैं, और कई बार तो ना, सही बताऊं, आजकल तो मैं आपको एक बात बताऊं फ्रेंकली, आजकल तो सीजनल रह ही नहीं गया। पहले क्या होता था, लोग ज्यादातर समर वेकेशंस में जो है हिली प्लेसेस पे जाना प्रेफर करते थे, स्पेशली, चलो मंसूरी तो फिर भी बहुत पास है,
अगर मैं बात करूं शिमला और मनाली की तो हाँ जून में जाएंगे, जुलाई में जाएंगे, दैट्स ओके। लेकिन आज देखो दिसंबर की इतनी ठंड है, जनवरी की विंटर वेकेशंस में भी लोग कहाँ जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं। तो सही बताऊं आजकल तो खैर सीजनल मैं नहीं मानती रह गया, बट बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं कि टूरिज्म सीजनल भी होता है और पूरे साल भी होता है। पूरे साल कैसे होता है, जैसे मान लो मेडिटेरियन सी के आसपास जहाँ पे गर्म जगह होती है, तो होता क्या है ना, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में अच्छी खासी ठंड पड़ती है, हाई लैटिट्यूड्स पे है, तो वहां पर ठंड के दिनों में जो लोग होते हैं वो मेडिटेरियन एरिया के आसपास आता है क्योंकि वो जगह गर्म है। इसी तरह से अगर हम बात करें वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, विंटर्स के टाइम पर, ठीक है, लोग जो होते हैं विंटर्स के टाइम पर वेस्ट कोस्ट की तरफ आ जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे नॉर्दर्न प्लेन्स में अच्छी खासी ठंड पड़ रही होती है, यूपी बिहार। तो आपने नोटिस किया होगा कि लोग वेस्ट कोस्ट में जाते हैं, लाइक महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, यहाँ जाते हैं घूमने के लिए क्योंकि यहाँ पे तो मौसम मॉडरेट रहता है। ठीक है, माउंटेन समर्स में कहाँ जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात। और आजकल तो मैंने आपको बताया ही है कि भैया माउंटेनियस एरिया में तो विंटर एरिया में भी लोग जाते हैं, स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो आजकल तो सही बताओ सीजन का इंपैक्ट ही नहीं रह गया, लोगों को जब छुट्टी मिली लोग चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अपना माइंड फ्रेश करना है, जॉब इतनी मतलब जॉब में इतना हैक्टिक होता है, सारी चीजें होती है, तो ऑफकोर्स। उसके बाद अगर हम टूरिस्ट एरिया की बात करें तो ऐसी अगर हम बात करें हिस्टोरिक टाउन्स होते हैं, रिलीजियस एरिया पे भी लोग जाना पसंद करते हैं, हेरिटेज एरियाज जो हमारी पुरानी विरासत एरियाज है वहां पर भी जाना फर्क कर मतलब जाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टूरिज्म को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, टूरिज्म को जो सबसे मेन फैक्टर, देखो मैंने फिर आपको एक बात बताती हूँ, सारी चीजें डिपेंड करती है इंसान की पेइंग कैपेसिटी। पेइंग कैपेसिटी वो खर्च कितना कर सकता है। एक इंसान जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, फायदा नहीं है। तो वो पेइंग कैपेसिटी भी इंसान की तभी तो बढ़ेगी ना जब वो कमा रहा होगा। तो सीधी सी बात है, जब एक इंसान की स्टैंडर्ड लिविंग में इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है, या जब उसको लगता है कि यस इस टाइम पर मुझे छुट्टियां मिलेंगी या इस टाइम पर मुझे एंजॉय करने जाना है, उस टाइम पे इंसान जो होता है वो जाता है। और इस वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में तो ना बहुत बहुत ज्यादा बूस्टअप मिला है। और इसका सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँ ना, सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा कारण है। क्यों? ब्लॉगिंग्स आ गई हैं, आपने खुद देखा है। क्या मतलब लोगों की होता है 1 लाख में कैसे करे थाईलैंड का ट्रिप, 2 लाख में कैसे करे दुबई का ट्रिप, इस तरीके से ब्लॉगिंग्स आ गई हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से भी कहीं ना कहीं टूरिज्म का इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि देखो लोग वहीं जाते हैं जहां उनको फैसिलिटीज मिले। अब लोगों को पता है कि हम वहां चले तो गए, वहां ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, ठीक है, उनको मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, उनको ट्रैवलिंग में दिक्कत होगी, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो वो ऐसी डेस्टिनेशन में जाना प्रेफर करते हैं दैट इज रीचेबल, जिसपे आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, इसके बाद आती है क्लाइमेट। क्लाइमेट का भी इंपैक्ट होता है। अगर हम बात करें विंटर हॉलीडेज की, तो जहां पर विंटर्स में जब हॉलीडेज आती है तो लोग जो होते हैं वो वार्मी एरिया पर, सनी मतलब जहाँ पे गर्मी जैसा एरिया होता है वहां जाना प्रेफर करते हैं, लाइक बीच हो गया। अभी इंडिया में देख लो, दिसंबर जनवरी में लोग गोवा जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोवा में उस टाइम पे मौसम होता है मॉडरेट होता है। जनवरी में चले जाओ आप, फरवरी में चले जाओ, नवंबर में चले जाओ, दिसंबर में, ये 4 महीने वहां पे एकदम मॉडरेट होता है। मॉडरेट इन द सेंस गर्मी होती है पर इतनी नहीं होती है कि घूम ना सको। लेकिन उसके अलावा इन 4 महीनों के अलावा अगर आप गोवा जाओगे तो फिर गोवा घूमना बहुत मुश्किल है, फिर वहां पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है वहां। और आपको भी पता कोस्टल एरिया के पास जब गर्मी बढ़ती है तो फिर वो भयंकर ही बढ़ती है। ठीक है, यही अगर हम बात करें सदर्न यूरोप की, तो लोग सदर्न यूरोप में बीचेस पे आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब क्या होता है, सदर्न यूरोप में बीचेस है, तो जब विंटर्स आती है नॉर्थ ऊपर, मैं आपको बात कर रही थी नॉर्दर्न यूरोप की, तो फिर लोग सदर्न यूरोप में आते हैं बीचेस पे इंजॉय करने के लिए। अगर यही बात करें हम लैंडस्केप का मतलब है वहां का सीनरी कैसा है। जैसे आजकल तो लोग माउंटेन्स, पहाड़ों की वादियों में एंजॉय करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्स है, ठीक है, सी कोस्ट एरिया कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। इन सारी चीजों से भी जो है इंसान टूरिस्ट एरिया पे जाना प्रेफर करता है। क्लियर हो रही है बात? तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड आर्ट की, हाँ हिस्ट्री और आर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जैसे अगर आप देखोगे तो लोग जो हैं अपने जो हिस्टोरिक एरियाज होते हैं अपने अपने रिलीजन के हिसाब से वहां जाना प्रेफर करते हैं। ठीक है,
ये बहुत सारे हो गया, कोई आपकी ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, पैलेसेस हैं, वहां पे जो है लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। कल्चर और इकोनॉमी का बहुत वो होता है, कई लोग जो ऐसे होते हैं कल्चर एक्सप्लोर करने जाते हैं कि वहां जाके देखते हैं, ठीक है, कि वहां का कल्चर कैसा, कल्चर को एक्सप्लोर करने जाते हैं, वहां लोकल एरियाज में जाके 3-3 4-4 दिन रहकर आते हैं, इकोनॉमी को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। समझ आ रही है बात, क्योंकि उनको वहां के एथनिक, वहां के लोकल कस्टम्स को क्या करना, एक्सपीरियंस करना है। समझ आ रही है बात। और ऐसे अगर आप देखो ना, चीप होम स्टे इन गोवा, मदिक्रे एंड कूर्ग इन कर्नाटका, ये इसी वजह से तो है कि वहां पे लोग वहां की लोकल ब्यूटी को, कूर्ग के लोगों को, मतलब वहां की जो ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है, और वहां का जो कल्चर है, उसको लोग एंजॉय करने के लिए वहां पर रहकर आते हैं पर्टिकुलरली। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिकल सर्विसेज की, ठीक है, कि मेडिकल सर्विस कैसे बढ़ चुकी है। तो मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया, मेडिकल सर्विसेज और टूरिज्म टेक्स प्लेस व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट्स कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी। सीधी सी बात है, जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराने आ रहे हो दूसरी कंट्रीज में, और आपको ये है कि एक तरीके से टूरिज्म एक्टिविटी भी है, तो उसको आप बोलोगे मेडिकल सर्विसेज और टूरिज्म। पीपल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस आर विजिटिंग इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म और सर्विसेज, क्योंकि उनको पता है इसी चीज का इलाज जो है यूएस की बजाय अगर वो इंडिया में आकर कराएंगे तो वो चीप होगा, सस्ता पड़ेगा उसको, तो वो आते हैं। दिस ब्रिंग्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज वेयर मेडिकल टूरिज्म इज टेकिंग प्लेस लाइक थाईलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो इंडिया को हो रहा है, थाईलैंड को हो रहा है, सिंगापुर को हो रहा है, मलेशिया को हो रहा है। अच्छा, इससे पहले वाला जो हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड्स में सीधा आएगा। तो आप यही सारे पॉइंट्स, जो 6-7 पॉइंट्स हैं, इनमें से 5 पॉइंट भी अगर आप लिख कर आओगे तो आपकी इजीली नंबर आएंगे, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म आपका 2 ही नंबर का आंसर बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वाटनरी एक्टिविटीज की। किसकी बात करेंगे? क्वाटनरी एक्टिविटीज की। अब देखो, क्वाटनरी एक्टिविटीज भी ना टर्शियरी एक्टिविटीज का पार्ट होती है, बट ये हाईली स्किल्ड जॉब्स होती हैं। जैसे द एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज ओरिएंटेड इन्वॉल्विंग कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम अंडर क्वाटनरी एक्टिविटीज। मतलब वही है, इसके अंदर आपको स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए, हाई ऑर्डर स्किल्स चाहिए, ठीक है। दे सेंटर अराउंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड मे इन्वॉल्व स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। मतलब इसमें वही होता है, R&D चलता है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने R&D पढ़ा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेकेंडरी एक्टिविटीज में पढ़ा था। तो वो वहां पे जब आप R&D सर्विसेज लेते हो किसी से, तो आपकी किस में आ जाता है? क्वाटनरी एक्टिविटीज में आता है। और इससे क्या होता है, आप रिसर्च भी करते हो, डेवलपमेंट भी करते हो। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसे नॉर्मल इंसान जाके नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल नॉलेज की, टेक्निकल स्किल्स की नीड होती है, इसीलिए ये हाई स्किल्ड जॉब्स होती हैं। इसके बाद आता है क्वाइनरी एक्टिविटीज। अब क्वाइनरी एक्टिविटीज में बेसिकली आपकी डिसीजन मेकर्स आ जाते हैं सारे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जो पॉलिसीज मेकिंग है, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, तो इस एक्टिविटीज ये क्वाटनरी से भी ऊपर है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। इसमें हाई लेवल डिसीजन मेकर्स आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, IAS वगैरह जो आपके हो गए वो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गए, रिसर्च साइंटिस्ट आ गए। इनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, CUET में भी पूछा गया था इस साल कि क्वेनरी गोल्ड कॉलर जॉब प्रोफेशन जो है वो कौन सी एक्टिविटीज को बोला जाता है? क्वेनरी को बोला जाता है। तो इसको प्लीज ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन ये आपका जो है क्वाटनरी, क्वेनरी, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। अब हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग। बहुत ही आसान टॉपिक है ये आउटसोर्सिंग। पढ़ने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है कि भैया आउटसोर्सिंग क्या है, कुछ नहीं है आउटसोर्सिंग। जब हम अपने कोर्स को कम करने के लिए अपनी कंट्री से बाहर, ठीक है, ऐसे लोगों को हायर करते हैं, जब हमें, जैसे हमारी MNCs हैं। अब आपने 10th क्लास में ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, ग्लोबलाइजेशन, उसमें आपने पढ़ा होगा कि MNCs जो होती हैं अपनी कोस्ट को बचाने के लिए जगह जगह पर जाकर अपने सेंटर सेटअप कर देती है। जैसे आपने एक लंदन की मैगजीन का एग्जांपल पढ़ा होगा कि जो लंदन की मैगजीन हैं उसका कॉल सेंटर हमारे इंडिया में है। क्यों? क्योंकि उसको कॉल सेंटर्स के लिए जो वर्कर्स है वो इजीली मिल जाते हैं। तो वही है, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट और गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। भाई आपने अपना काम कराने के लिए अपना कॉन्टैक्ट जो है वो किसी दूसरी बाहर की एजेंसी को दे दिया, और आपको पता है कि वो कम पैसे में काम करेगी और अच्छा करके देगी। इट इज टर्म्ड एज ऑफशोरिंग। आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग एक ही है,
ये बात भी आप ध्यान रखना, एक सिनोनिम ही है। ऑफ शोरिंग का मतलब भी यही है, अपने शोर, अपने किनारे से बाहर निकला। किनारे से बाहर निकलने का मतलब यही है कि जब आप अपने सर्कल से बाहर निकल कर लोगों को काम दे रहे हो, आपको बताइए कम पैसे में और आपको अच्छा काम करके देगा, उसको बोलेंगे आप ऑफ शोरिंग। व्हेन वर्क इज ट्रांसफर टू ओवरसीज लोकेशन, और ज्यादातर ना इसमें ना एमएनसीज इन्वॉल्व होती है और ज्यादातर जो काम होता है वो दूसरी ओवरसीज लोकेशन में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब होगी अब एमएनसीज, इसका एग्जांपल ही तो हो गया ना कि मल्टीनेशनल कंपनी है किसी और जगह की, काम इंडिया में हो रहा है, तो वो क्या है, वो आउटसोर्सिंग ही तो हुई। अब हम बात करते हैं बीपीओ। तो सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं। बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग which involves customer support service, call centers and similar other process। मतलब सीधी सी बात है, जो आपके बीपीओज होते हैं, कहते नहीं है मेरी बीपीओ में जॉब लग गई है, तो बीपीओ में यही तो है, आपको कस्टमर सपोर्ट देना है, कॉल सेंटर्स में आप काम कर रहे हो या उसी से रिलेटेड कोई सिमिलर प्रोसेस कर रहे हो, वो बीपीओज कहलाता है। डेवलप्ड कंट्रीज ट्रांसफर दीज जॉब्स एज ओवरहेड कॉस्ट आर मच मोर मेकिंग इट प्रॉफिटेबल टू गेट जॉब वर्क कैरिड आउट। ज्यादातर आप देख रहे हो ना बीपीओज जो होते हैं ना, ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, अंडर डेवलपिंग या जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे जाकर सेटअप करती है। क्यों? वहां पे एक तो वहां पे उनको एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड मिलते हैं, कम पैसे में मिल जाता है, कॉस्ट कटिंग होती है। और आप देखना ज्यादातर बीपीओज हमारे इंडिया में बहुत एस्टैब्लिश हो रहे हैं, बहुत सारी एमएनसीज के कारण है। गुड़गांव जाके देख लो, आप नोएडा जाके देख लो, रीजन यही है, यूके यूएस की शिफ्ट में वो लोग काम कर रहे हैं, रीजन है कम पैसे में उनको अच्छा वो मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है केपीओ। KPO stands for Knowledge Process Outsourcing, which involves skilled workers। अब इसमें skilled worker चाहिए। देखो BPOs में फिर भी आपकी एक लैंग्वेज मैटर करती है, बट इसमें आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए। एंड इनेबल कंपनीज टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एग्जांपल ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च एक्सेट्रा। ये उससे ज्यादा ऊपर लेवल का है। KPOs में क्या है ना, ये नॉलेज है, आपको बिजनेस एक्टिविटीज को क्या करना है, बढ़ाना है, उसके लिए आपको कोई भी बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, R&D करनी है। तो जो हमने R&D वाला पोर्शन पढ़ा था ना, वो सब आपका किस में आता है, केपीओज में आता है। क्योंकि आप जितना ज्यादा R&D करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, उतना ज्यादा कंपनी को जितना लगेगा कि हाँ ये जो मॉडल हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, इस मॉडल से हमें बेनिफिट हो सकता है, तो ऑफकोर्स उतनी आपकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसमें R&D आता है। अब अगर हम बात करें डिजिटल डिवाइड की, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है बट ये समझना बहुत जरूरी है। ये कहता है डेवलपमेंट इमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अनइवनली स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। देखो ये कह रहा है जो डेवलपमेंट है ना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ये अनइवन है, सभी कंट्रीज में एक जैसा नहीं हुआ है। कुछ कंट्रीज तो ऐसी है जहां पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डेवलप्ड हुआ है, बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत इससे पीछे रह गई हैं। लिखा है ना, सम रीजन्स है प्रॉस्पर्ड, फल फूल गया, कई एरियाज में तो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन कई जो देश हैं वो इससे पिछड़ गए हैं और इसी को डिजिटल डिवाइड बोला जाता है कि डिजिटली उन कंट्रीज में गैप आ गया है। समझ आ रही है बात? तो दिस इज व्हाट कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की, तो डेवलपिंग कंट्रीज में ऑफकोर्स ये ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, हाँ अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज में भी देखोगे तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं वो ज्यादा डेवलप्ड होती हैं रूरल एरियाज में। आप खुद देखो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डिजिटल सर्विसेज ज्यादा है, लोग डिजिटल सर्विसेज को यूज कर पा रहे हैं। और यही अगर आप देखो अभी जैसे अभी ऑनलाइन पेमेंट की अगर हम बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखो कि अगर नॉर्मल से नॉर्मल मान लीजिए लोग ऑटो रिक्शा चलाने वाले वो भी कर रहे हैं, लेकिन यही अगर आप गांव वाले एरियाज में जाओगे तो शायद वहां अभी भी लोगों को ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में इतना नहीं पता। तो वो डिजिटल डिवाइड का ही एक रीजन है, कारण है। तो डिजिटल डिवाइड डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड में तो है ही है, साथ ही साथ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी जहां मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां तो आपको फिर भी मतलब डिजिटली लोग अच्छे आपको टेक से भी मिलेंगे, लेकिन रूरल एरियाज में नहीं मिलेंगे। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर था ये खत्म हो गया है। मैंने आपको बताया है इस चैप्टर में बोर्ड के हिसाब से आपके कहाँ से 2, कहाँ से 3 और 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये हम क्वेश्चंस हम सीयूटी के एस्पेक्ट से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गोल्ड कॉलर प्रोफेशन किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया है, हाईली पेड एग्जीक्यूटिव, हार्डली पेड वर्कर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ, नन ऑफ द अबव। पहली बात तो अनएम्प्लॉयड यूथ तो है ही नहीं, अभी आपको बताया था क्वेनरी वालों को बोला जाता है,
जो आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो R&D करते हैं, और वो हाईली पेड एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, dash is a term that refers to the gap between demographics and regions that have access to modern information and communication technology and those who don't or have restricted access। कह रहा है इसमें से किसका मतलब ये है जहां पे आपका गैप आ जाता है किसमें, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, यानी कुछ एरियाज तो ऐसे जहां पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुई है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे अभी भी वो डेवलप नहीं है या बहुत कम एरियाज में है, तो उसको क्या बोलेंगे। ये तो अभी लास्ट का ही टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा था। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअल डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोफेशनल डिवाइड, ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिजिटल डिवाइड। अभी तो आपको बताया ना डिजिटल डिवाइड क्या होता है। नेक्स्ट, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या नहीं आता है, पहला ट्रेड, ट्रेड तो आता है, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा सैलरीज या नन ऑफ द अबव। एक्सचेंज में क्या नहीं आता है, ट्रेड आता है, ट्रेड में आप एक्सचेंज करते हो, कम्युनिकेशन में भी आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है ना, आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो। क्या नहीं आता है, सैलरीज, एक्सचेंज में सैलरीज नहीं आती हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट, विच इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा जो है नॉन रिन्यूएबल, तो पहले तो आप समझ लीजिए कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो रिन्यूएबल, रिन्यू जिसे किया जा सकता है, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल वो होता है जिसे आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रिन्यू देखो, आप सोलर एनर्जी है इसको रिन्यू कर सकते हो क्योंकि सन की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। विंड एनर्जी है उसको भी कर सकते हो, हाइडल एनर्जी है इसको भी कर सकते हो। हाइडल का मतलब होती है जो आपके पानी से मिलती है, पानी को आप कर सकते हो। बट आपकी जो थर्मल एनर्जी होती है ये नॉन रिन्यूएबल होती है, क्योंकि थर्मल जो आपके पावर जो स्टेशन होते हैं, जो थर्मल आपके प्लांट्स होते हैं, उसमें जो एज अ वो यूज होता है, अगर मैं बात करूं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो आपका ज्यादातर कोल और पेट्रोलियम होता है। और कोल और पेट्रोलियम ऐसा है, अगर हमने उसका यूज बंद नहीं किया तो एक टाइम ऐसा होगा कि वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, थर्मल। विच आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन किससे होता है, रेडियो, मोबाइल फोन्स, टेलीग्राफ या नन ऑफ दिस। तो देखो पहली बात तो टेलीग्राफ तो है ही नहीं, ठीक है। रेडियो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ना गलत है थोड़ा सा, क्योंकि रेडियो और मोबाइल फोन्स दोनों से हो सकता है। यहाँ पे आप लिखोगे मास कम्युनिकेशन, कि मास कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट मीन्स कौन सा है। और मास का मतलब मैंने आपको बताया था, मास का मतलब होता है जब एक टाइम में एक इंफॉर्मेशन बल्क बहुत सारे लोगों में एक साथ जाती है, उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो मोबाइल फोन तो वैसे भी इंडिविजुअल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसको मैं हटा देती हूँ वरना आपको लगेगा ये सारे ही आंसर करेक्ट हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका जाने वाला है रेडियो, क्योंकि रेडियो आपका मास कम्युनिकेशन मतलब होता है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में सबसे फास्टेस्ट होगा गिवन एज पर ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, विच सर्विस डज नॉट रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स। इनमें से कौन सी सर्विस के लिए आपको कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं चाहिए, नॉर्मल इंसान भी उसको कर सकता है। टीचर, अब यार टीचर बनना तो सबके बस की बात नहीं है, लॉयर बनना भी सबके बस की बात नहीं है भाई, लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है। शॉपकीपर ये आप कर सकते हैं, है ना, कि शॉपकीपर बनना आसान है, मैं भी बन सकती हूँ, आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई प्रोफेशनल स्किल्स की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट, अ रोड ज्वाइनिंग टू नोड्स, जहां पे दो नोड्स जुड़ते हैं उसको क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। तो ऑफ कोर्स नोड तो बोला नहीं जाता। नेटवर्क बोला जाता है, नेटवर्क भी नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है लिंक, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, दो नोड वो होता है जहां पे दो रूट मिलते हैं, वो नोड हो गया। और जहां पे दो नोड्स मिलेंगे वहां से एक लिंक एस्टैब्लिश होगा, क्या एस्टैब्लिश होगा, लिंक्स। और जहां बहुत सारे लिंक्स होंगे वहां से नेटवर्क एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि कहते नहीं अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ, मतलब अपने लिंक्स बढ़ाओ। तो लिंक जितने बढ़ेंगे नेटवर्किंग तब बढ़ेगी, ठीक है। तो जब दो नोड्स जुड़ेंगे तब क्या एस्टैब्लिश होगा, लिंक एस्टैब्लिश होगा, क्लियर।
तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये ओवर हो जाता है। इस चैप्टर में मैंने आपको CUG के एस्पेक्ट से भी और आपके बोर्ड्स के एस्पेक्ट से भी आपको सारे क्वेश्चंस बताए हैं, कौन से टॉपिक से 2 नंबर का, 3 नंबर का या 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन मुश्किल वक्त माइट दम सब, बाय बाय।